हेलो दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हम द रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज हम 1857 की क्रांति पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि आप इसके बारे में जानते हो, है ना। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको कुछ इस तरह से बताऊंगा, यानी कि मैं आपको स्टार्टिंग से, यानी कि क्यों रिवोल्ट हुई, है ना, और रिवोल्ट के दौरान क्या हुआ और रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, यानी कि दोनों तीनों जगह अलग अलग सिनेरियो होगा दोस्तों कि रिवोल्ट होने के कारण क्या थे, फिर जब रिवोल्ट हो रही थी उस वक्त देश में क्या चल रहा था, और जब रिवोल्ट खत्म हो गई तब देश में क्या चल रहा था। तो दोस्तों, और लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये टॉपिक हर एग्जाम में आती है। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, रेलवे ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक के पेपर्स में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवोल्ट है दोस्तों, उसे कहा जाता है भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। यानी कि भारत ने स्वतंत्रता के लिए पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो इसको कहते हैं फर्स्ट। लेकिन दोस्तों, अब कुछ इसमें बदलाव हुआ है। एक पाइका रिवोल्यूशन है दोस्तों, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब जो पहले तो ये कहा जाता था कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था वो भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई थी। लेकिन दोस्तों, अब जब बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आई हैं तो पता चला है कि जो पाइका रिवोल्यूशन है दोस्तों, उसको माना जाएगा द रिवोल्ट ऑफ मतलब कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको माना जाएगा ना। तो दोस्तों, वो भी मैं आपको अगली टॉपिक में पढ़ाऊंगा, आप बस बने रहिए मेरे साथ। तो जो इसको माना जाता था कि क्या है, ये फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा है कि अब पाइका रिवोल्यूशन को माना जाता है। पाइका रिवोल्यूशन भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो दोस्तों, इसके बारे में हमें पता कहाँ से चला कि पहली बार रिवोल्ट, ये चीज़ें सामने कहाँ से आई, है ना। तो ये चीज़ें दोस्तों हमारे एक वीर सावरकर जो है दोस्तों, जो कि बहुत सालों तक जेल में रहे, है ना, उन्होंने अपने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने दोस्तों 1909 में ये किताब लिखी थी। 1909 में एक किताब लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। यानी कि उन्होंने लिखी थी कि भारतीय आज़ादी की लड़ाई का इतिहास। यानी कि उन्होंने कहा था कि किस तरह से इंडिया ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई की है। तो उन्होंने उस किताब में ये सब चीज़ें लिखी हुई थी, वहाँ से हमें ये सब पता चलता है दोस्तों। अब ये जो लड़ाई हुई ना, इसके बहुत सारे कारण थे। इसका कोई एक कारण नहीं था कि ग्राउंड में गए और लड़ लिया, काम हो गया, है ना। बाकी जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, दो तरह से टीम आती है, दोनों लड़ती हैं और चले जाती है ना। हर लड़ाई में हर लड़ाई में कोई ना कोई कारण होता है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे कारण थे। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या था ना कि जैसे हम जानते हैं कि लगभग 1600 ईस्वी में ब्रिटिश भारत आ गए थे ना। तो जब ब्रिटिश भारत आ गए थे, उसके बाद हमें पता है उन्होंने किस तरह से धीरे धीरे अपनी नीतियाँ अपनाई और किस तरह से वो पूरे देश में कब्जा कर चुके थे। तो दोस्तों, अब हुआ क्या, तो अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रताड़ित करना शुरू किया। मतलब हर तरह से प्रताड़ित किया दोस्तों। उनको सामाजिक तौर से प्रताड़ित किया, उनको धार्मिक तौर से प्रताड़ित किया गया दोस्तों, उनको आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया गया दोस्तों, उनके साथ भेदभाव किया गया। तो दोस्तों, ये जो लड़ाई होती है ना, वो एक साथ नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है ना कि मतलब किसी एक चीज़ की वजह से नहीं हुई। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो भारत की जनता थी वो अपने दिल में छुपा के बैठी हुई थी, और बस उन्हें एक मौका चाहिए था कि बस एक चिंगारी जले और हम लड़ाई के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ। हम इस पूरे जो भी टॉपिक है, हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं दोस्तों रिलीजियस एंड सोशल कॉजेस, यानी कि हम बोलते हैं धार्मिक और सामाजिक कारण क्या थे। दोस्तों, मैंने लिखा यहाँ पर जरूर इंग्लिश में है, लेकिन आप जरूर सुनिएगा। मैंने हर एक चीज़ हिंदी में समझा रहा हूँ दोस्तों। आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी मीडियम है। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, आप बस सुनते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो धार्मिक और सामाजिक कारण जो थे वो क्या था दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो भारतीय लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, जैसे ठीक है, रेसिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज बिलीव्ड टू बी द मेजर रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अब इंडियंस, इन जो भारतीय लोग थे ना, उनको अंग्रेजों से अलग रखा जाता था। यानी कि उनको अंग्रेजों से अलग रखा जाता था। कैसे? इंडियंस वेर एक्सप्लॉइटेड एंड वेर केप्ट अवे फ्रॉम मिक्सिंग यूरोपियंस, यानी कि यूरोपियन लोगों के साथ मिक्स नहीं किया जाता। ये एक मतलब एक भावना थी कि
रेसिज्म की भावना है ना, कि ये एक रेसिज्म की भावना थी कि यानी कि तू गोरा मैं काला, मैं गोरा तू काला, ये वाली भावनाएं थी। तो अंग्रेजों के साथ भारतीय लोगों को उठना बैठना नहीं दिया जाता था, है ना। तो यहाँ से ये एक सामाजिक कारण सामने आया और धार्मिक कारण सामने आया कि तुम्हारा धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, तो तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते, तुम काले हो हम गोरे हैं तो तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते। आपने देखा होगा पहले हम सुनते थे कि बहुत सारी चीज़ें कभी लिखी होती थी, है ना। गांधी जी को कभी एक बार ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया था क्योंकि कहते थे कि वो काले थे। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत पहले भी होती थी, ठीक है। तो ये जो रेसिज्म वाली जो भावनाएं थी ये ब्रिटिश ने भारतीयों के अंदर डाली, ठीक है। कैसे? ब्रिटिश को ऊंचा दिखा के और भारतीयों को नीचा दिखा के। तो दोस्तों फिर हुआ पॉलिटिकल कारण। अब पॉलिटिकल राजनीतिक कारण दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या राजनीति की ब्रिटिश ने? ब्रिटिश राजनीति में बहुत ज़्यादा माहिर थे दोस्तों, उनकी राजनीति बहुत भयंकर थी। अब कैसी राजनीति थी देखते थे। उन्होंने क्या किया? द ब्रिटिश एक्सपेंशन हैज़ अनजस्ट पॉलिसीज दैट लेड टू द लॉस ऑफ पावर फ्रॉम द नवाब एंड जमींदारी रिसाइडिंग एट वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। दोस्तों उन्होंने क्या किया? जितने भी भारत में जो नवाब थे और जो जमींदार थे, इन लोगों से इनकी पावर छीन ली। अब पावर छीन ली, ठीक है, और कुछ पॉलिसीज बनाई। अब कैसी पॉलिसीज बनाई देखिए। सबसे पहले द पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट सबऑर्डिनेशन, यानी कि क्या करते थे? इनडायरेक्ट सबऑर्डिनेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को हड़प लेना। और कैसे? इनडायरेक्टली, यानी कि जैसे किसी के राज्य में गए, उनको भड़काया और धीरे धीरे उसके राज्य को हड़प लिया, है ना, किस राजा के राज्य को हड़प लिया। पॉलिसी ऑफ वॉर एंड एनेक्सेशन, यानी कि किसी राजा से लड़ाई की और उसको हराया और उसका राज्य ले लिया, ठीक है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दोस्तों ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दोस्तों डलहौजी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल थे 1848 से लेकर 56 तक भारत के। उन्होंने ये निकाला था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या था कि यहाँ पर जैसे जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, जैसे किसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई राजा मान लो मर गया और राजा का कोई बेटा नहीं है, ठीक है, तो ये ब्रिटिश का क्या करते थे कि उस राज्य को ब्रिटिश अपने साम्राज्य में मिला लेती थी। इसको कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी ऑफ मिस गवर्नेंस मिस गवर्नेंस, यानी कि सरकार के अंदर जाके उनके लोगों को भड़का के उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ख़राब करके बोलते थे कि तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो चलो हम इसको संभालते हैं, तुम्हारे बस की नहीं है। तो इस तरह से अवध को कैप्चर किया गया था दोस्तों। बहुत सारे जो भारतीय राज्य थे उनको इन्हीं तरह से ब्रिटिश द्वारा कैप्चर किया गया था दोस्तों, ठीक है। जैसे हमने कहा पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट सबऑर्डिनेशन था, और कभी डायरेक्ट लड़ाई करते थे, जब लड़ाई जीत जाते थे तो वो हड़प लेते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सीधे हड़प लेते थे, है ना। और मिक्स गवर्नेंस करते, भड़काते थे, ठीक है, और उनके राज्यों को बोलते थे कि तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं चल रहा है। इस तरह से बोल के अपने उनकी राजनीति थी कि किसी ना किसी तरह, जैसे आप लोग टीवी में देखते होंगे कि दो पार्टियां आपस में एक दूसरे की आलोचना करते हैं, वैसे आलोचना करके उनकी सरकार को गिरा दिया जाता था और वहाँ पर ब्रिटिश सरकार खुद अपनी सरकार बनाती थी दोस्तों। ये थे राजनीतिक कारण। अब आते हैं दोस्तों इकोनॉमिक कारण, यानी कि आर्थिक कारण, यानी कि कुछ ना कुछ आर्थिक व्यवस्था भी रही होगी दोस्तों। ये सब चीज़ें ये भारतीयों के विरुद्ध हो रहा है ना, यानी कि ये जो भी है भारतीयों के विरुद्ध हो रहा है, तो दोस्तों गुस्सा तो आना ही था। क्योंकि मैंने कहा था ना, ये 1857 की जो लड़ाई है ये किसी एक कारण से नहीं हुई, यहाँ पर बहुत सारे कारण लगे थे जिनकी वजह से ये लड़ाई हुई। अब देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण क्या थे लड़ाई होने के। तो आर्थिक कारण दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी निकाली, अलग अलग पॉलिसी निकाली। कहीं टैक्स बढ़ा दिया, है ना, कहीं जमींदारी लोगों का उनका जो इनकम का सोर्स था वो हटा दिया, तो कभी किसानों का टैक्स बढ़ा दिया, कभी टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया दोस्तों। ये बहुत सारी उनकी नीतियाँ थी, इसकी वजह से भी लोग बहुत परेशान थे, ठीक है। तो दोस्तों क्या क्या था इसमें, देखो सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट। दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट क्या था, ये दोस्तों ये जमींदार लोगों के साथ था, जो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। किससे? ये लोग जो लोग थे ये टैक्स कलेक्ट करते थे किसानों से, है ना। ये जमींदार लोग थे, ये टैक्स कलेक्ट करते थे। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ ब्रिटिश सरकार ने परमानेंट सेटलमेंट ये निकाला कि आपको ना जो भी आप टैक्स दोगे, यानी कि किसानों से टैक्स लेके जमींदार जो होते थे वो टैक्स लेते थे और जमींदार जो है वो टैक्स ब्रिटिश सरकार को देते थे। तो ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों से कहा कि ऐसा करो,
सेटल करते हैं, यानी कि बीच में ज़मींदार लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा खा देते थे। कभी किसान ने बोलते हमने इन्होंने नहीं दिया, या फिर उनको पैसे ही नहीं देते थे, क्योंकि हर किसानों से उनको पैसे उठाने मतलब उन जाते थे, वसूली करते थे, तो उनको दिक्कत होती थी। तो ब्रिटिश सरकार ने ज़मींदारों के साथ क्या किया, आ जाओ एक सेटलमेंट करते हैं, तो उसे कहा गया परमानेंट सेटलमेंट। अब मैंने यहाँ पर लिखा है 90% 10%। ये क्या है दोस्तों, जो भी टैक्स आता था, जो भी किसान जो लैंड का टैक्स देते थे, जो पीजेंट्स थे जो ज़मीन का टैक्स देते थे, उस टैक्स में दोस्तों 90% हिस्सा तो ज़मींदारों को ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था। मान लो अगर 100 रुपये का टैक्स आया है तो 90 रुपया मुझे ब्रिटिश सरकार को देना है। मान लो मैं जमींदार हूँ और 10 रुपये मैं रखूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं ब्रिटिश सरकार का काम कर रहा हूँ, इसलिए 10 रुपये मैं रखूँगा। तो दोस्तों ये था परमानेंट सेटलमेंट। और दोस्तों ये कौन लाए थे, ये लाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे, ठीक है, और ये आपको पता होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों, ये भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ये सब मैं आपको ये एक सीरीज़ बना के पढ़ाऊंगा। बट ये है ना कि आप मेरे साथ बने रहोगे तो ही पढ़ाऊंगा, वो मुझे पता चल जाएगा, है ना। दूसरा है दोस्तों माहलवारी सेटलमेंट। अभी माहलवारी सेटलमेंट क्या है दोस्तों, सेंट्रल इंडिया में माहलवारी सेटलमेंट चलता था। अभी माहलवारी सिस्टम क्या है दोस्तों, यानी कि माहलवारी का मतलब होता था महल, यानी कि राजा के महल को क्या दिया जाता था, एक जो ब्रिटिश का जो महल था उनको एक टैक्स दिया जाता था हर गांव से। तो किसी गांव के द्वारा जो इनको टैक्स दिया जाता था उसमें भी बढ़ोतरी कर गई थी। ये था माहलवारी सिस्टम। तीसरा है दोस्तों रैतवाड़ी सिस्टम। अब रैतवाड़ी सिस्टम क्या था, यहाँ पर दोस्तों जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था कि जो जमींदार जो थे दोस्तों वो टैक्स कलेक्ट करते थे किससे, किसानों से, और कलेक्ट करके देते थे ब्रिटिश सरकार को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रैतवाड़ी सिस्टम में ब्रिटिश सरकार ने कहा जमींदारों का केस ही खत्म कर दो, अब जो है किसान सीधा सीधा टैक्स देगी ब्रिटिश सरकार को। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्रिटिश सरकार उस किसान की ज़मीन सारी की सारी ले लेगी, ऐसा कुछ नियम था दोस्तों। ये 3 सिस्टम थे जो कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के विरुद्ध चलाए थे, और इससे कहीं ना कहीं जमींदार लोग थे, जो बीच के जो लोग थे, वो काफ़ी परेशान थे। यानी कि यहाँ पर हर वर्ग के लोगों को ब्रिटिश ने परेशान किया था, और हर वर्ग ये चाह रहा था कि हमें कभी तो मौका मिले इनसे लड़ने का, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़ाई से पहले क्या हुआ था। अभी मैंने लड़ाई शुरू नहीं की, अभी लड़ाई नहीं हुई है, ये बात हो रही है लड़ाई से पहले की, है ना दोस्तों। लड़ाई भी हम करेंगे शुरू। ओके, अब दोस्तों कुछ मिलिट्री कॉजेज भी थे, यानी कि मिलिट्री के भी कुछ कॉजेज, सैन्य कारण भी थे। अब सैन्य कारण क्या थे दोस्तों, सैन्य कारण थे, अब जो भारत के जो सोल्जर्स थे दोस्तों उनको ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती थी, है ना, उनको सैलरी थोड़ी कम दी जाती थी ब्रिटिश के मुकाबले, उनको पेंशन कम दी जाती थी, उनका प्रमोशन जल्दी नहीं होता था क्योंकि वो भारत के थे, है ना। अच्छा, यूरोपियन लोगों को ऐसा कुछ नहीं किया, यानी कि इंडियन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, है ना। और ये भी एक कारण बना कि जो मिलिट्री में जो फौजी सिपाही थे उनको भी किसी न किसी तरह गुस्सा आया था। तो ये जो कारण थे, अब इतने कारण हो गए थे, अब हर किसी के मन में एक चिंगारी सी जल रही थी कि अब मतलब कि किस तरह से ब्रिटिश से बदला ले, हर किसी को कहीं ना कहीं से गुस्सा आ रहा था। तो दोस्तों अचानक ऐसा क्या हुआ कि चिंगारी लग गई। अब दोस्तों चिंगारी कैसे लगी वो देखते हैं। तो चिंगारी कैसे लगी दोस्तों, इमीडिएट कारण हुआ, तत्काल कारण हुए लड़ाई के। अब वो तत्काल कैसे हुआ दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जो इमीडिएट कारण था, ब्रिटिश सरकार ने अपनी सेना में एनफील्ड राइफल का उनको एनफील्ड राइफल उन्होंने कहीं से मंगाए। अब दोस्तों इस राइफल में क्या होता था, जो भी इस राइफल का जो बारूद आता था दोस्तों, वो जिस पैकेट में आता था, जो जिस कार्टलेज में आता था, उसको दोस्तों पहले मुंह से फाड़ना पड़ता था, है ना, मुंह से निकालना पड़ता था, तब जाके उसमें बारूद डालते थे, फिर जाके उससे गोली मारते थे। लेकिन दोस्तों ये जो कार्टलेज था, अब ये बोला जाता है कि ये जो कार्टलेज है ये सुअर की और गाय की चर्बी से बना हुआ है। अब सुअर की और गाय की चर्बी से बना हुआ है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मुस्लिम लोग ये बिलीव करते थे कि वो सुअर की चर्बी से बना हुआ है, और हिंदू लोग बिलीव करते थे कि वो गाय की चर्बी से बना हुआ है, हम उसको मुंह में डाल रहे हैं, यानी कि दोनों धर्मों में पवित्र हैं। तो इस तरह से मुस्लिम और हिंदू जो वहाँ के जो फौजी थे उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ से दोस्तों शुरू हुआ कुछ न कुछ कारण। अब थोड़ा आगे क्या हुआ दोस्तों, यहीं पर मंगल पांडे नाम का एक फौजी था, एक सिपाही था, ठीक है। ये जो मंगल पांडे नाम का जो फौजी था दोस्तों, ये 34th बटालियन ऑफ इन्फेंट्री में थे दोस्तों, ठीक है, 34th इन्फेंट्री बटालियन में थे। यहाँ पर क्या हुआ, इसने साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैं तो फायर नहीं करूँगा, ठीक है। और इसीलिए जब इन्होंने अपोज किया तो इनके हाथों 2 इंग्लिश ऑफिसर की भी मौत हुई, ठीक है, 29 मार्च 1857 को। और इनको बाद में 8 अप्रैल को फांसी में चला दिया गया था, ठीक है, मतलब कुछ दिनों बाद इनको फांसी में चढ़ा दिया गया था। और दोस्तों जैसे ही इनको फांसी में चढ़ाया तो
सारे देश के जो फौजी थे कहीं ना कहीं सबको खबर मिल गई कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है। अब यानी कि कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी चिंगारी लगने लग गई थी लोगों को कि कहीं ना कहीं विरोध शुरू हो चुका है, क्योंकि इंडिया लोग यही तो डरते थे, वो सहन करते थे बस, है ना, विरोध नहीं करते थे। तो अब एक जगह से विरोध होना शुरू हो गया, तो यानी कि बोलते ना बारूद है कहीं, चिंगारी है, बस उसको हवा चाहिए ताकि वो फैल जाए। अब कहीं ना कहीं चिंगारी को हवा मिलने लगी थी, ठीक है। तो जैसे ही मंगल पांडे को फांसी हो गई, अब दोस्तों एक और इंसिडेंट मेरठ में जो हुआ, जहां से रिवोल्ट एक्चुअल में शुरू होती है, यहां से मेरठ में एक्चुअल रिवोल्ट शुरू होती है दोस्तों। फिर क्या हुआ, इनको उनको फांसी दी गई और ये केस इनका समाप्त, 8 अप्रैल को फांसी दी गई। तो कुछ दिनों तक माहौल ऐसे ही चलता रहा दोस्तों। फिर क्या हुआ मेरठ में, यहां से एक्चुअल लड़ाई शुरू होती है। मैंने अभी तक जो बता रहा था लड़ाई से पहले की बात बता रहा था। अब जो लड़ाई शुरू होती है मेरठ में, क्या हुआ, हम बोलेंगे बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि 1857 की लड़ाई की शुरुआत और क्रांति का फैलना। अब क्रांति कैसे फैलती है दोस्तों, ये देखते हैं। अब सबसे पहले क्या हुआ, मेरठ में जो 85 सिपाही लोग, जो सिपाही लोग थे कैवलरी रेजिमेंट के जो थे, उनको जो वहाँ के उनको भी, उन्होंने भी नहीं बोला कि हम, उन्होंने भी कहा कि हम ये कार्टिलेज को नहीं खींचेंगे मुंह से, क्योंकि इसमें सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी से बना हुआ है। तो उनको 2 से 10 साल की सजा दे दी गई, ठीक है। और ठीक है, फिर क्या हुआ, दूसरे दिन, उसी के दूसरे दिन यानी कि 10 मई 1857, दिस इज द डेट, जिस दिन से माना जाता है कि 1857 की लड़ाई शुरू होगी, 10 मई 1857 से। और 3 और रेजिमेंट थे वहीं के, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और उन्होंने रेबल कर दिया, यानी कि उन्होंने म्यूटिनिटी कर दी, यानी कि अपने ही जो उनके ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ लड़ाई चालू कर दी। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसरों को मारा और वहाँ का जो जेल तोड़ा, जो भी जिनको भी जेल में डाला हुआ था, और जेल तोड़ा, और ये लोग चल दिए अब दिल्ली के लिए दोस्तों। ये सब लोग जितने फौजी लोग थे, इन्होंने अपने ऑफिसरों को मारा, ब्रिटिश ऑफिसर को। अब ये वहाँ से दिल्ली के लिए चल दिए, दिल्ली पर आक्रमण के लिए चल दिए। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे ये दिल्ली जाते हैं, तो दिल्ली जाते हैं, जैसे मेरठ का इंसिडेंट, ये तो मेरठ का इंसिडेंट हो गया। अब क्या हुआ, ये दिल्ली की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही दिल्ली की तरफ जा रहे होते तो रास्ते में बहुत सारे लोकल इन्फेंट्री इनको मिलते हैं, कॉमन पीपल मिलते हैं, वो भी इनसे जुड़ जाते हैं। ये लोग उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो रेबल्स कैप्चर दिल्ली एंड किल मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब ये रेबल्स जो थे, देखो रेबल्स वो होता है दोस्तों जो सरकार के खिलाफ काम करते हैं ना, तो इन लोगों ने, ये रेबल्स बन गए थे, इन लोगों ने क्या किया, दिल्ली गए और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर को मारा। और वहाँ पर दोस्तों मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे दोस्तों। ये जो मुगल शासक थे, इनके बारे में दोस्तों जब मैं आपको पूरी हिस्ट्री शुरू से पढ़ाऊंगा तो उसमें मुगल सीरीज हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हम इनके बारे में जानेंगे। ये अंतिम मुगल शासक थे दोस्तों। अब पहला मुगल शासक कौन था दोस्तों, चलो ये हम तभी पढ़ेंगे ना, बाबर था, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ये मुगल शासक जो बहादुर शाह थे, इनको बोला गया कि आप हमें कमांड करो, क्योंकि ये काफ़ी वृद्ध थे, काफ़ी बुढ़े थे, इनके पास एक्सपीरियंस था। तो इन सारे जितने भी सिपाही थे, जितने भी लोकल थे, इन्होंने कहा कि आप हमारे कमांडर बन जाओ। तो दोस्तों क्या होता है, अब आते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ बहादुर शाह जफर एज ए सिंबलिक हेड। अब बहादुर शाह जफर को हेड बना दिया जाता है, कहाँ का, उन जो भी वो सिपाही थे, जो भी वो म्यूटिनी कर रहे थे ना, जो भी रेबल्स थे, उनका हेड बना दिया जाता है बहादुर शाह जफर। और कहीं ना कहीं बहादुर शाह जफर भी गुस्सा था, क्योंकि पूरा का पूरा मुगल शासन ब्रिटिश ने ही ख़त्म करा दिया था। और बहादुर शाह जफर को कहा था कि इसके बाद आगे आपकी बस मतलब आपके 1-2 साल हैं, इसके बाद आपका कोई भी मतलब वंशज को मुगल एम्पायर में नहीं गिना जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको भी क्रोध था, है ना। तो अब क्या हुआ, जो दिल्ली वो सेंटर बन गया रेवलियन का, यानी कि जितने भी रेबल्स थे, दिल्ली उनका सेंटर बन गया और बहादुर शाह को वहाँ का हेड बना दिया गया कि आप हमारे नेता हैं। चलिए, अब दोस्तों ये लड़ाई धीरे धीरे पूरे देश पे फैलने लगी। जैसी ये खबर पहुंची कि द न्यूज़ ऑफ म्यूटिनी सिपाही, मेरठ के बारे में लोगों को पता चला, फिर दिल्ली के बारे में पता चला, तो लोगों के कानों में खबर गई, पूरे ऑल इंडिया में बात फैल गई। और इसी तरह छोटी छोटी लड़ाइयाँ सब नॉर्थ इंडिया में हर जगह होते रही, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रही, ब्रिटिश को सब लोग अपोज करते रहिए, ठीक है दोस्तों। और इस अपोज के दौरान दोस्तों एक चीज़ कॉमन हुई कि इसने हर जो आज तक कभी लोग एक साथ नहीं आए थे, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग एथिक्स के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, हर कोई ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गया। यहाँ पर हर कोई ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने उनको उनका उत्पीड़न किया था कहीं ना कहीं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये लड़ाई तो चल रही थी, लेकिन दोस्तों यही इतना हुआ तो सब जगह कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही थी, लखनऊ में हो रही थी, बैरकपुर में, सब जगह कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही थी, ठीक है। हर कोई अपने में तरह से लड़ाई कर रहा था, लेकिन दोस्तों ये लड़ाई कहीं ना कहीं फेल हुई, है ना। अब लड़ाई फेल हुई, सब जगह लड़ाई चल रही थी, लेकिन लास्ट में लड़ाई जाके कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हुई, ठीक है। लेकिन एक चीज़ तो हो गया कि इन्होंने एकता का प्रमाण तो दे दिया, लेकिन लड़ाई कहीं ना कहीं फेल हो गई। अब ये फेल क्यों हुई दोस्तों, ये समझते हैं। फेल इसलिए हुई क्योंकि अब यहाँ पे क्या था, जो
जो सिपाही थे उनका कोई एक लीडर नहीं था, हर कोई बहादुर शाह जफर को तो लीडर बनाया था क्योंकि वो बुजुर्ग था, लेकिन एक्चुअली ही वाज नॉट कमांडिंग, वो कमांड नहीं कर रहे थे ना, अलग अलग लोग अलग अलग जगह कमांड कर रहे थे। और आपको पता है जब एक जगह 10 अगर लोग कमांड करने लग जाए तो फिर वो तो सफल नहीं हो सकता है ना। और उनका कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं था कि किस रूट से हम जाएंगे, कहाँ से हम अटैक करेंगे, जिसको जहाँ मिल रहा था वो अटैक कर दे रहा था। और इस तरह से एक कारण तो ये था कि जो रिवोल्ट था वो फेल होने लगा। ठीक है, अब दोस्तों हुआ क्या, अब एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, मतलब जो बहुत कम जगह पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे हिंदू थे, मुस्लिम थे, सब थे, मतलब जितने भी कम्युनिटी के लोग थे। लेकिन क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत कम लोगों ने इसमें भाग लिया, यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया था, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया था, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया था, इन लोगों को तो हवा भी नहीं लगी। यानी कि ये लड़ाई ज़्यादातर नॉर्दर्न पार्ट में ही चल रही थी, नॉर्दर्न पार्ट में ही ज़्यादातर लड़ाई चल रही थी। और हम जानते हैं कि ब्रिटिश का जो साम्राज्य था वो मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया और बंगाल हो गया, यहाँ इनके गवर्नर होते थे। तो इन जगहों पर ज़्यादा कुछ चला नहीं है ना, ये सिर्फ नॉर्दर्न वाले इलाकों में ये जो लड़ाई चल रही थी। ठीक है, और मतलब पूरे इंडिया को ज़्यादा कोई खास खबर नहीं थी इस लड़ाई के बारे में। अब दोस्तों तीसरा कारण था जो कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया वाज ऑफर्ड दिस रिवोल्ट। ठीक है, अब हमें पता है दी रिवोल्ट होता। ठीक है, 3 प्रोविंसेस, मैंने कहा था 3 प्रोविंसेस जो थे उन्होंने लड़ाई में कोई भाग नहीं लिया, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, मद्रास, ये अनअफेक्टेड, यानी कि इन्होंने भाग नहीं लिया। 6 सोल्जर्स जो थे उन्होंने भी लड़ाई में भाग नहीं लिया। और दोस्तों भारत का एक तबका ऐसा भी था जो पढ़ा लिखा तबका, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो बोलते नहीं हम कहाँ पढ़े इन चक्करों में, अरे छोड़ो हमारा क्या, हमारी तो ब्रिटिश सरकार हमें खिलाई रही है। तो उन लोगों ने भी भाग नहीं लिया, यानी कि एक तरह से अमीरों ने भाग नहीं लिया। यानी कि इन लड़ाई में सिर्फ उन लोगों ने भाग लिया जो काफ़ी ज़्यादा हर बार से परेशान थे, जो वर्ग परेशान था, उन लोगों ने इस लड़ाई में भाग लिया। तो दोस्तों ये तो कारण थे लड़ाई के विफल होने के। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लीडर्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन से लीडर ने कहाँ से कमान संभाली थी। ठीक है दोस्तों, बैरकपुर में हमें पता है कि मंगल पांडे ने कमान संभाली थी, है ना। और यहाँ पर यह भी आता है कि कौन किस ब्रिटिश से लड़ा था, यानी कि जब कमान संभाली थी तो कौन था उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए, है ना। बैरकपुर में तो हमें पता है ये जो मंगल पांडे था, इनके साथ तो पूरी इन्फेंट्री बटालियन थे ब्रिटिश की। अच्छा, झांसी में दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई, झांसी को दोस्तों इसलिए लड़ाई करती क्योंकि झांसी को एनेक्स कर लिया था। मैंने कहा था ना आपको कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी का कोई आगे वंशज नहीं था, है ना। तो उसको क्या कहता है, झांसी को ब्रिटिश ने हड़पने के लिए किया। तो झांसी ऑफ रानी खुद ही लड़ने लगी। ठीक है, तो वहाँ कौन था दोस्तों जो झांसी ऑफ रानी किससे लड़ी थी, हाईरोज से लड़ी थी, है ना, हाईरोज से लड़ी थी। और हमें पता है कि इसमें झांसी और रानी की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों मैंने यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताते हैं, झांसी ऑफ रानी का जो मकबरा है दोस्तों वो कहाँ पर है, वो उनका जो समाधि स्थल है वो है दोस्तों ग्वालियर में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दोस्तों लखनऊ में भी ऐसी लड़ाई चल रही थी, यहाँ पर कौन कमान कर रहा था दोस्तों, यहाँ पर बेगम हजरत महल कमान कर रही थी। और यहाँ पर कौन था, यहाँ पर था हेनरी लॉरेंस जो था वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहा था। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन किसकी तरफ से लड़ रहा था और कहाँ से कौन लड़ रहा था। दोस्तों कानपुर से दोस्तों नाना साहेब और तांतिया तोपे लड़ रहे थे कानपुर से, और यहाँ पर जो ब्रिटिश की साइड से वो था कैंपबेल। दोस्तों बरेली में खान बहादुर खान जो थे वो लड़ रहे थे। ठीक है, उसी तरह बिहार में कुंवर सिंह लड़ रहे थे, और ब्रिटिश की साइड से दोस्तों विंसेंट एंड विलियम, ये 2 ब्रिटिश की साइड से थे। उसी तरह दिल्ली में दोस्तों बहादुर शाह और बख्त खान, बहादुर शाह तो राजा था लेकिन एक्चुअल कमान बख्त खान के हाथ में थी जो उनका सेनापति बना हुआ था। और यहाँ पर हेडसन एंड निकलसन, ये इन दोनों ने कमान संभाली थी। दोस्तों फतेहपुर में अजीबुल्ला खान ने कमान संभाली थी। इसी तरह दोस्तों भारत के अलग अलग जगहों में अलग अलग ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने अलग अलग जगह से कमान संभाली हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये भी एग्जाम में आते हैं। दोस्तों 1857 की जो रिवोल्ट थी उसका सिंबल क्या था, उसका साइन क्या था। जो 1857 की जो रिवोल्ट थी उसका साइन था दोस्तों कमल का फूल और रोटी, यानी कि ये बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत कम लोगों को। 1857 की जो रिवोल्ट थी उसका जो सिंबल था वो था कमल का फूल और रोटी। ठीक है दोस्तों, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस वक्त कौन था, गवर्नर जनरल जब लड़ाई हो रही थी उस वक्त कौन था दोस्तों, गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग 1856 में ही गवर्नर जनरल बना हुआ था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल जो था ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड कैनिंग दोस्तों। ठीक है,
इसके बाद से जब 1857 में ये लड़ाई हो जाती है, फिर 1858 के बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश का राज हो जाता है, मुगल शासन को टोटली ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि अब लड़ाई तो सब असफल रही। अब जो वहाँ के जो बहादुर शाह जफ़र था उनको रंगून जेल में भेज दिया जाता है, वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। बाकी सब जगह लड़ाई को किसी तरह कंट्रोल किया जाता है, बहुत सारे इसमें सैनिक मारे जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा था रानी लक्ष्मीबाई भी मारी जाती है, कुछ लोग भाग जाते हैं ब्रिटिश के डर से, क्योंकि दोस्तों ये कंट्रोल नहीं था, लड़ाई एक के हाथ में नहीं थी। अगर किसी एक के हाथ में कमांड होती तो शायद ऐसा नहीं होता। ये कहीं ना कहीं कारण था कि इस लड़ाई को हारने का, यानी कि यहाँ पर फेलियर का, ठीक है दोस्तों। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो थे दोस्तों यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों इन्हीं को, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और ये भारत के पहले वाइसरॉय बनेंगे। अभी इसके बाद ये वाइसरॉय बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों, 1858 में जब दोबारा से सब चीज़ शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ब्रिटिश पीएम, उस वक्त ब्रिटिश के पीएम थे दोस्तों लॉर्ड पैमस्टन। लॉर्ड पैमस्टन जो थे वो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे जिस वक्त ये 1857 की लड़ाई हो रही थी। दोस्तों इलाहाबाद को ब्रिटिश ने इमरजेंसी ऑफिस बनाया हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम में, क्योंकि ब्रिटिश भी खौफ में थी, उनका पूरा तंत्र हिल चुका था। एक तरह से अगर ये रिवोल्ट में थोड़ी सी एकता हो जाती तो कहीं ना कहीं ये तो तय था कि ब्रिटिश शासन उसी वक्त खत्म हो जाता, और दोस्तों आज के भारत की तस्वीर कुछ अलग ही होती, है ना। 1857 में ही सब कुछ खत्म हो जाता, ब्रिटिश शायद चले जाती, लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़ाई असफल रही, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अब 1857 को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई ना कह के पाइका रेवोल्यूशन को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाता है। दोस्तों इसके बारे में भी मैं अगली जो वीडियो ले आऊँगा एक आध दिनों में, तो पाइका रेवोल्यूशन के बारे में लाऊंगा। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, है ना। पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।